मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली तब कहा जाता है जब बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, यानी बॉडी पर और किसी भी प्रकार का जब फोर्स ना काम कर रहा हो तो उसे मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के मामले में। वो सोचते हैं कि रॉकेट जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, रॉकेट प्रोपेल होते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी केस होना चाहिए। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी केस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसका एग्जॉस्ट है, जो उसकी गैसेस हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में गैसेस ऐसे निकल रही हैं और थ्रस्ट ऊपर तरफ लगता है। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है रॉकेट के ऊपर वो गैसेस के फोर्स की वजह से लग रहा है, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। लेकिन अगर हम एयर को एब्सेंट मान लें यहाँ पर और कोई बॉडी ऐसे उछालें, ठीक है, तो बॉडी का ऊपर जाना नीचे आना क्या हो गया? मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ बात को। देखिए, आप किसी बॉडी को ऐसे उछाल दें या बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ। और किसी बॉडी को आप ऐसे फेंक दें और बॉडी ऐसे 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 आके ऐसे गिरे आके इस जगह पे, तो ये भी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपको याद होगा मैंने कौन सा नाम बताया था इसका, इस मोशन का? दैट वाज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, बट इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, इसमें भी हम एयर एब्सेंट मानते हैं, इसमें भी एयर एब्सेंट मानते हैं। इसमें भी बॉडी को एक बार फेंक दिया तो उसके बाद फोर्स लगना खत्म। ठीक है, केवल कौन फोर्स लगाता है? केवल ग्रेविटी। बॉडी चाहे जहां भी पहुंच जाएगी, केवल उसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? सिर्फ ग्रेविटी। इस वाले केस में क्या, बॉडी कहीं भी चली जाएगी, बॉडी यहाँ आ गई, ग्रेविटी काम कर रही है ना? बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गई, यहाँ पे ग्रेविटी है। यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया तो भी ग्रेविटी, बीच रास्ते में ग्रेविटी, और कुल मिला के अल्टीमेटली फाइनल पॉइंट पे भी ग्रेविटी। आई बात समझ में? तो मोशन अंडर ग्रेविटी 2 केस में हो सकता है, या 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, वो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे समय क्या, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो जब हमसे इस समय कहा जा रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो हम यही समझेंगे, बेसिकली हमेशा ही यही समझेंगे। कारण मैंने एक मतलब क्लियर किया कि ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी का ही केस है, बट इस केस के लिए आपको स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन एक मोशन अंडर ग्रेविटी का केस नहीं है, तो जवाब है हाँ, प्रोजेक्टाइल भी मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। बात समझ में आई? हर वो मोशन जिसमें बॉडी के ऊपर केवल और केवल ग्रेविटी का ही इफेक्ट होता है, ग्रेविटी का ही इन्फ्लुएंस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, उस मोशन को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी को पहली बात तो क्लियर हो गया। तो हेडिंग डाल दीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी, ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई। लिखिए, when a body moves in such a way, when a body moves in such a way that, when a body moves in such a way that only gravitational force acts on it, only gravitational force acts on it, only gravitational force acts on it, comma, then the motion of the body comma, then the motion of the body is said to be, motion of the body is said to be motion under gravity, is said to be motion under gravity. देखिए नोट,
देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी कैन बी वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, वन और नहीं लगाएगा, कॉमा लगाएगा, वन डायमेंशनल कॉमा टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। ठीक है, समझ गया ना? तो जब बॉडी वन डायमेंशनल मोशन करे और बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे तो उसे हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। जब दो डायमेंशन में मूव करे, केवल ग्रेविटी ही काम कर रही हो उसके ऊपर, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो तो बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी इन टू डायमेंशंस। ठीक है, और जब बॉडी थ्री डायमेंशन में मूव कर रही हो और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो बॉडी के ऊपर तो क्या बोलेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी इन थ्री डायमेंशंस। तो हम लोग बेसिकली अभी क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो बड़ा सा हेड डाल दीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। हेडिंग डाल दीजिए बड़ा सा, मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि बॉडी को हम या तो ऊपर से नीचे ड्रॉप करें या फेंकें, या तो नीचे से ऊपर फेंकें, यानी कुल मिला के बॉडी या तो वर्टिकली नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, यही दो केस बनते हैं। तो लिखिए, इफ बॉडी मूव्स, क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन, मैं बता दे रहा हूँ। इफ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, व्हेन बॉडी मूव्स vertically upwards or downwards under the influence of gravity only, under the influence of gravity only, under the influence of gravity only, comma then this kind of motion of the body, this kind of motion of the body is called motion under gravity in one dimension, is called motion under gravity in one dimension or free fall, or free fall। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही होगी तो भी फ्री फॉल कहा जाएगा, ऊपर से नीचे आ रही होगी तो भी फ्री फॉल कहा जाएगा। ठीक है, तो फ्री फॉल को अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, मतलब समझ जाइए, फ्री फॉल का मतलब ये नहीं कि ऊपर से नीचे गिरना फ्री फॉल होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन को ही फ्री फॉल कहते हैं, यानी बॉडी वर्टिकली ऊपर की तरफ जाए या वर्टिकली नीचे की तरफ आए, उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि फ्री फॉल हो रहा है। आप नोटिस करिएगा, जब भी फ्री फॉल की बात होगी हमेशा एयर एब्सेंट मानी जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले भी ये शब्द बोला था कि एयर एब्सेंट है। एयर क्यों एब्सेंट है? क्योंकि अगर एयर रहेगी तो एयर भी तो अपना कोई ना कोई फोर्स लगाएगी, जिसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं या एयर ड्रैग कहते हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग, एयर भी लगाएगी। इस वजह से जब भी कभी हम फ्री फॉल की बात करते हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम एयर को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, एयर को इग्नोर कर देते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब न्यूमेरिकल कर लिए जाए। ठीक है, जितना अभी तक हम लोगों ने सीखा है, अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए? ये मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी की आप बात कर रहे हो, यानी उसमें कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या कभी कभी लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होती है। हमने क्या सिखाया आपको? दो चीजें सिखाई। पहली बात समझिए, पहली बात 9.8 हो या 10, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखिए यही होता है, आप दिमाग कितना बढ़िया चला ले जाते हैं। बार बार हर जगह फॉर्मूले नहीं बताए जाते हैं, एक बार बता दिया तो बता दिया। ठीक, देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी जब हो रही होगी, बॉडी चाहे ऊपर जाए तो भी उसके ऊपर
चाहे नीचे आए चाहे उसके ऊपर, हमेशा ग्रेविटी जो होगी वो नीचे की तरफ ही काम करेगी। यानी बॉडी चाहे ऊपर जा रही हो और चाहे बॉडी नीचे जा रही हो। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर फेंकते तो ग्रेविटी ऊपर लगने लगती है। ग्रेविटी का काम क्या है? नीचे की तरफ खींचना। ठीक है, तो जिस समय बॉडी ऊपर जा रही होती है तो भी ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होती है, नीचे आ रही होती है तो भी डाउनवर्ड्स होती है। ठीक है, यानी कि एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा g आएगा, लेकिन माइनस का। सिखाए थे आपको साइन कन्वेंशन। ठीक है, 9th-10th में बच्चे जब पढ़ते हैं तो मैं बता दूं 9th-10th में कैसे पढ़ते हैं। 9th-10th में गुरुजी लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि बेटा अगर बॉडी ऊपर जा रही हो तो g की वैल्यू माइनस में ले लेना, और बॉडी अगर नीचे आ रही हो तो g की वैल्यू प्लस में ले लेना। ठीक है, साधारण तौर पे अगर बच्चा ये बात पढ़ रहा है और पहली बार ये सुन रहा है कि बॉडी चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो तो a की वैल्यू माइनस g लेना हो, तो कभी कभी लगता है कि टीचर को आता नहीं फेंक रहा हो। ठीक है, लेकिन सत्य यही है जो मैं बता रहा हूं। उस समय क्या था, 9th-10th में क्या होता है, केवल आंसर निकालने से मतलब होता है, डायरेक्शन निकालने से मतलब ही नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, केवल आंसर निकालने से मतलब होता था, कितनी स्पीड से जमीन में टकराएगा, राइट, कितनी देर में ऊपर से नीचे आएगा, इस तरीके के सवाल होते थे। आज की डेट में जो सवाल तुम्हारे सामने आएगा उसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइन माइनस है तो सेंस क्लियर है कि डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, साइन प्लस है तो सेंस क्लियर है कि डायरेक्शन अपवर्ड्स है। ठीक है, इसलिए वो पुराना वाला जो फंडा था, वो 9th-10th वाला जो फंडा आप लोग दिमाग में लेके चल रहे हो, प्लीज़ उसको निकाल दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, इसीलिए हमने नया लेक्चर मतलब उस दिन को वहाँ पे ख़त्म करके इसको आज नए लेक्चर पे रखा, क्योंकि आपको एक फ्रेश माइंड चाहिए इसके लिए। बात समझ में आ गई? इस बात को हमेशा याद रखेंगे। बॉडी को आपने चाहे ऊपर फेंका हो चाहे नीचे फेंक दिया हो, फेंका है, ये नहीं कि हम लिए चले जा रहे हैं ऊपर। लिए चले जा रहे हैं ऊपर तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी केस नहीं बना। ठीक है, उसके लिए बॉडी को फ्रीली ऊपर जाना और फ्रीली नीचे आना जरूरी है। ठीक, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, g की वैल्यू जो है वो फिक्स है, जो भी है वो कांस्टेंट है। गुरुजी ने चिल्ला के कहा था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो v बराबर u प्लस 18, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और s nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। रफली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे ये बस केवल बताने की आवश्यकता है, अलग से लिखवाना नहीं है। मतलब क्लियर है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब गुरुजी ने चिल्ला के पहले पढ़ा रखा है कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ये लगा दो, जिसमें a की वैल्यू परमानेंट फिक्स हो गई, कितनी, -g ही रखनी है। दो बातें क्लियर हुई। पहली बात, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग लिख सकते हैं रफली। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो जो मैं बता चुका हूँ उसके हिसाब से एकदम क्लियर है। क्या, अगर बॉडी में मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन हो रहा है, यानी बॉडी वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे जा रही है, तो पहली बात ये 4 के अलावा जो 5वां फार्मूला नहीं है। ठीक, इसके अलावा ना कभी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, ना कभी v इक्वल टू ds अपॉन dt देखेंगे, ना a इक्वल टू dv अपॉन dt देखेंगे, ब्ला 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 कुछ नहीं देखेंगे। राइट, केवल और केवल ये 4 फॉर्मूले लगेंगे। दूसरी बात, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा माइनस का g लेंगे, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए। तीसरी बात, अकेले साइन का मामला a का नहीं है। मैंने कहा था जो जो वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि आप किसी भी फॉर्मूले को आप विद वेक्टर नोटेशन यूज़ नहीं कर रहे हो। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो हम लोग वास्तविकता में जो होते हैं ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में यूज़ नहीं करते। इजीली यूज़ करने तरीका क्या है, बिना वेक्टर के यूज़ करो, बस साइन कन्वेंशन लगा लो। अब मैं छोटा सा एग्जाम, ये क्लियर हो गया? 2 बातें क्लियर हैं। पहली बात, ये 4 फॉर्मूले में से 5वां नहीं लगेगा, इनके अलावा 5वां नहीं लग सकता।
दूसरी चीज, इन सारे फॉर्मूलों में एक ही जगह पे माइनस जी रखा जाएगा। जी की वैल्यू नॉर्मली दी जाती है, नहीं दी जाती है तो कोशिश करिए 9.8 रखने की कोशिश करिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का तो ये फंडा है, ठीक है। आईएससी बोर्ड में नॉर्मली 10 या 9.8 जो भी होता है वो देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में जैसे एनसीईआरटी आप लगा रहे हैं तो एनसीईआरटी में जी की वैल्यू अगर नहीं दी है तो अंडरस्टूड है 9.8 लगाओ, ठीक है। अब और एक दो चीज समझ लेते हैं, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। अब मान लीजिए मुझसे कोई कह दे कि मैंने किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका था, तो आप जब फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा तो u की वैल्यू +10 रखिएगा। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बॉडी टहलते 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 ऊपर चली गई, इसने कितनी हाइट ट्रेवल करी, सपोज 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, s की वैल्यू क्या रखोगे? +10। अब यही बॉडी ऊपर से नीचे आ गई, ऊपर से नीचे फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, माइनस लेना है, ठीक है। बॉडी ऊपर से नीचे आ गई या जमीन पे टकरा गई, जमीन में टकराई सपोज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फाइनल वेलोसिटी होगी, वैल्यू कितनी? बॉडी ऊपर से नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर का मान लेते हैं, वैल्यू समझ में आया? मतलब हाइट 100 है, कंफ्यूज मत होइएगा, हाइट नहीं -100 है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का -100 है। ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था, ये बिल्डिंग का बॉटम आ गया, ग्राउंड फ्लोर आ गया, बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 100 मीटर, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग वाज 100 मीटर। तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर, लेकिन बात समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा तो काम आएगा। हमेशा कहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे इस्तेमाल हो जाएगा, बहुत सोच समझ के किसी चीज को बताते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? कुल मिला के चौथी बात जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वही बात फिर से बता देता हूँ। चौथी बात ये है कि साइन कन्वेंशन हमेशा गिवन वैल्यूज पे लगाना, जो वैल्यू हमको पता हो, जो निकालनी है उस पर पहले साइन मत ठोक देना। आई बात समझ में? आपने नोटिस नहीं किया शायद, u की वैल्यू 10 गिवन थी, दैट्स व्हाई मैंने साइन की बात करी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 गिवन थी, दैट्स व्हाई मैंने साइन की बात करी। अब कहते थे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो पहले से प्लस लेके चले या पहले से माइनस लेके चले, ये गलत बात, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन से लगाने से क्या होता है कि अल्टीमेटली जो आंसर आता है, और आंसर में जो साइन आता है, वैल्यू के साथ जो साइन आता है, वो साइन बहुत कुछ कहता है। बॉडी कहाँ है, किधर जा रही है। सपोज मान लीजिए कि हमने बॉडी को ऐसे फेंका, उछाला, समझिएगा। अब मैंने आपसे ये कहा, देखो मैं बोर्ड में बनाता हूँ सिचुएशन, यही केस ले लीजिए कि हमने बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाला और बॉडी रिटर्न होके आएगी, बाद में बॉडी रिटर्न होके आएगी। हमने आपसे कहा कि ऐसा है, बताइए जब 5 सेकंड हो गए तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या थी? राइट? अब यहां झोल हो गया, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं है कि 5 सेकंड ऊपर जाते जाते हो गए हो सकता है ये जब लौट के आई है तो यहां कहीं 5 सेकंड हुआ, ठीक है। ऐसे सवाल फंस जाएंगे आपके लिए। पहले क्या होता था, आसान सवाल दिया जाता था 9-10, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। अभी क्या है, अभी हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाल दिया और कह दिया 5 सेकंड बाद बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 5 सेकंड यहाँ खत्म हुआ या हाईएस्ट पॉइंट पे 5 सेकंड खत्म हुआ। ऐसा हो सकता है कि ये 4 सेकंड पे यहाँ पे आया हो और 5वें सेकंड पे यहाँ पे हो, तो इस समय इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी माइनस में आएगी। और अगर मान लो 5 सेकंड यही खर्चा हो गया था तो इसी जगह आ गया था, तो वेलोसिटी की वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी। समझ में आया?
इससे ये आइडिया लग गया, समझ में आया? मतलब 5 सेकंड में जब आपने वेलोसिटी निकाली तो वेलोसिटी की वैल्यू प्लस में आई या माइनस में आई, इससे ये पता लगेगा कि गाड़ी अभी जा रही है या लौट के आ रही है। नहीं समझ में आया? ठीक, तो ये कुछ बातें थी अच्छी अच्छी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन को पढ़ते वक्त। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो है वो मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में 3.10 पाया जाता है, एनसीईआरटी में 3.10 है। मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 19 है। जो लोग इस वीडियो को देख के नोट्स बना रहे होंगे उनके लिए मैं क्वेश्चन जल्दी से पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन है, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल, फर्स्ट पार्ट लिखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। दूसरा सवाल है, what are the velocity and acceleration of ball at the highest point of its motion। तीसरा पार्ट है, choose the x equal to 0 and t is equal to 0 to be the location of and time of the ball at highest point vertically downward direction to be the positive direction of x-axis and the sign of the positive velocity and give the sign of the position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। फोर्थ पार्ट है, to what height does the ball rise after and after how long does the ball return to the player's hand। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। हम इसका पहला, दूसरा और चौथा पार्ट करेंगे क्योंकि तीसरा पार्ट केवल साइन कन्वेंशन वाला है, ठीक है। ये आप लोग दिमाग स्वयं लगाएंगे तो ठीक, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। यानी जब बॉल को ऊपर फेंका गया उस समय इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 29.4 मीटर पर सेकेंड हुआ करती थी, जो कि प्लस में ले जाएगी। तो पहला सवाल जो पूछा गया वो निहायत बेवकूफ़ाना सवाल पूछ लिया गया है, वो ये है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ऑलवेज डाउनवर्ड्स। बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन कौन सा काम करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा डाउनवर्ड्स काम करता है। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकेंड पार्ट, हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया तो बताइए वैल्यू क्या रहेगी भैया? काहे की वैल्यू? What are the velocity and acceleration of ball at the highest point of its motion। highest point पे velocity 0 हो जाएगी। velocity is a vector quantity, that's why we are writing like this। and acceleration हमेशा ही -g होता है, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए या आप a वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का जी जे कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। चाहे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे तो अंडरस्टूड हो ही रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो हाईएस्ट पॉइंट पे रहे, चाहे कहीं भी रहे, चाहे जमीन में रहे, चाहे बीच रास्ते में रहे, चाहे आसमान में पहुंच जाए, ठीक है, एक्सेलरेशन जो काम करेगा वो ग्रेविटी ही काम करेगी और हमेशा डाउनवर्ड्स रहती है, इसलिए माइनस जी। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, सबको पता है, ठीक है। बॉडी को जब फेंकते हैं थोड़ी देर रुकती है आसमान में, फिर वापस आ जाती है। थर्ड पार्ट आप करिएगा, मैं हिंट दिए दे रहा हूं। जो साइन कन्वेंशन आपको आता है इसमें उल्टा करा दिया गया है, ठीक है। मतलब नॉर्मली आप लोग साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं? नीचे से ऊपर प्लस, ऊपर से नीचे माइनस।
इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया गया है कि ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे जब आएंगे तो प्लस लेना है, और नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो माइनस लेना है, ठीक है। क्योंकि कन्वेंशन क्या होता है, आपको हम एक बात क्लियर कर दें, कन्वेंशन एक तरीके का अपनी तरफ से डिसाइड किया हुआ एक साइन मेथड होता है। मुझे कोई बता सकता है, बताइए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इधर प्लस ही क्यों लेते हैं, इधर माइनस ही क्यों लेते हैं, ऊपर प्लस ही क्यों लेते हैं, नीचे माइनस ही क्यों लेते हैं, कोई बता सकता है? कतई नहीं, कोई नहीं बता सकता। कारण क्योंकि इसका कोई भी एक फिक्स सिद्धांत नहीं है, लोगों ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया है और हम लोग बाद में पैदा हुए हैं, इस वजह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट? ओके, तो यही चीज है। तो वही कन्वेंशन की बात है, इसी वजह से तीसरा सवाल ट्विस्ट किया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया है। तो बाकी अगर आप नहीं भी करेंगे देन देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ थर्ड पार्ट में। अपवर्ड जाते वक्त, चलिए कोई बात नहीं, अगर ना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपवर्ड डायरेक्शन यानी अपवर्ड मोशन के वक्त क्या होगा, साइन में बता रहा हूँ। 3 चीजों के साइन पूछे गए हैं। एक पूछा गया पोजीशन यानी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी गई है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछी गई, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। डाउनवर्ड में आ जाइए आप। डाउनवर्ड मोशन में वैसे आंसर लिखने भर में सॉल्व हो गया। पोजीशन, ठीक है, पॉजिटिव, वेलोसिटी, पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। चलो बता ही दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये वाली डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ली गई है और ये वाली नेगेटिव ली गई है। तो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन जो होगी वो नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन में सॉरी पोजीशन हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लो, तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले फिर से। चूज द x equal to 0 and t is equal to 0 to be the location and time of the ball at highest point, ठीक है। यानी x equal to 0 मैं यहां बना देता हूं, x equal to 0, t is equal to 0 जो है आपका वो हाईएस्ट पॉइंट है, HP मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे, ठीक है, तो वर्ड आगे क्या लिखा हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नीचे की तरफ पॉजिटिव x हो गया है, ठीक है। एंड गिव द साइन एंड, ठीक है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ऊपर तरफ क्या हो गया, नेगेटिव। वही चीज तो मैंने करी। तो जिस समय बॉडी ऊपर जा रही होगी, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है और यहां से आपने फेंका है, समझिए इसको बहुत ध्यान से, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एक्स हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां 0 है यानी इसके ऊपर जब आप जाओगे, ठीक है, जब ओरिजिन से ऊपर जाओगे तब आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। बहुत ध्यान समझिए, ठीक है। हम चाहते थे आप लोग करिए लेकिन हम नहीं करा देते, ठीक है। इसका मतलब आपने बॉडी को फेंका है यहां से, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपने बॉडी को फेंका, जब अपवर्ड मोशन है, तो अभी आप अपवर्ड मोशन यहां हाईएस्ट पॉइंट तक होगा, तो पोजीशन आप कहां पे हो अभी, आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देखिए ना, आप यहां से यहां तक पॉजिटिव जोन है, उसके ऊपर नेगेटिव जोन, राइट। तो आप यहां से जब यहां तक पहुंचेंगे तो आपकी जो भी पोजीशन होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी, पोजीशन आपकी एक्सिस पे दिखाई देगी, बाकी वेलोसिटी वगैरह जो है, ठीक है। तो पोजीशन जो है आपकी अभी यहां तक आप हाईएस्ट पॉइंट, जब भी आपकी पोजीशन जो रहेगी, देखिए दोनों केस में पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि आप यहां से यहां तक गए,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही मौजूद हैं आप, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही मौजूद रहेंगे, राइट। उसके बाद अब आ जाइए आप अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी और चीज, एक्सेलरेशन भी हमेशा डाउनवर्ड्स ही रहना है। अब इसमें डायरेक्शन देख लीजिए, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब मोशन ऊपर की तरफ है तो सेंस किधर है, पॉजिटिव की तरफ, और लौटते नेगेटिव की तरफ, और नीचे लौटते हुए कैसा है, पॉजिटिव की तरफ। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी का साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव, और नीचे तरफ आते हुए, ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम लोग अपने सारे फंडे देखेंगे तो हम लोग उलझने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि इसको थोड़ा सा अवॉइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स का इससे कोई संबंध नहीं है, बात समझ में आ गई। चलिए तो हम लोग मेन जो क्वेश्चन है वो चौथे पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, पोजीशन को आप लोकेशन से देखिए, ठीक है। या आपने यहाँ से शुरू किया, जब आप जाते समय होंगे तब भी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की रेंज में ही आ रहे हैं, तो जाते वक्त या लौटते वक्त भी आप इसी रेंज में आ रहे हैं, इस वजह से पोजीशन आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। बाकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस हैं वो मोशन के हिसाब से हैं कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही तो सेंस ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, ऊपर की दिशा कैसी लेनी थी, नेगेटिव लेनी थी, तो ऊपर के केस में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो जब ये बॉडी रिटर्निंग मारेगी नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। और एक्सेलरेशन में सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमेशा डाउनवर्ड्स ही काम करती है, और डाउनवर्ड पॉजिटिव है, इसलिए दोनों केस में पॉजिटिव रहा है, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट जो मैंने बोला था उसको पढ़ते हैं। लिखा है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आपके 9th-10th वाले मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बहुत फैंटास्टिक चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग। चलिए पहला वाला पार्ट तो इजी है, पहले वही कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। बॉडी को ए पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी प्लस का 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ए पॉइंट से लॉन्च कर दिया गया, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट बी था। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो हमेशा -g होता है, जो कि माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हाइट है जहाँ तक ये गया है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। यानी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही हाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे बस फॉर्मूले क्या लगते हैं, वही 4 में से एक क्या लगा दें, v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 29.4 प्लस का स्क्वायर विद साइन कन्वेंशन वैल्यू रखनी है, प्लस 2a की वैल्यू -9.8, और s हम निकाल लेंगे। जब s निकाल लेंगे तो आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन s की वैल्यू 44.1 मीटर आएगी प्लस में, ठीक है। तो कितनी हाइट तक गया, बिकॉज हाइट जो है वो मॉड ऑफ s के बराबर है, ठीक है। हाइट हमेशा मॉड ऑफ s के बराबर रहेगी, ठीक है, इसको याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इसका मतलब वैसे भी प्लस में ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, -2 भी होता तो कोई दिक्कत ना होगी। ये हो गई मेन चीज जिस पे आ रहा हूं मैं, वो है ये अब कितनी देर में वापस लौट के आ जाएगा। अब नॉर्मली 9th-10th का बच्चा जो होगा वो यही सोचेगा, सर पहले जाने का समय निकाल लो फिर आने का समय निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका कुछ इससे जो होशियार टाइप के होते हैं, हल्के से होशियार, वो कहते हैं सर एयर एब्सेंट है, इसलिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, तो आप जाने का समय निकाल लीजिए, उतना ही आने का समय होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तरीके सारे सही हैं, लेकिन अब आपको जो करना है वो बता रहा हूँ। देखिए
आपने बॉडी को ए पॉइंट से ऊपर तरफ लॉन्च किया, यू का वैल्यू माइनस का 29.4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड था, ये मीटर पर सेकेंड है, और ये ऊपर जाएगी बॉडी हाईएस्ट पॉइंट तक, बी पॉइंट से फिर लौट के आएगी और अल्टीमेटली यहाँ पे फिर आ जाएगी, प्लस होगा, ठीक है, हाँ जी प्लस होगा। अब आप ये समझिए इस पूरे मोशन के दौरान, समझिएगा मैं अलग अलग सॉल्व नहीं करूंगा, साइन कन्वेंशन से सॉल्व करने से क्या बड़ा फायदा होता है वो अब दिखाई देगा। मैं डायरेक्टली बात करूंगा फॉर A to B and B to A, पूरा मोशन एक साथ, आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है। अगर एक्सेलरेशन एक ही है तो आप पूरा मोशन एक साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे एक साथ मोशन लेने में आप बताइए क्या चीज रही, A की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही। इस पूरे मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में 29.4 मीटर पर सेकेंड रही, और इस पूरे मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 था, राइट, बॉडी ऊपर से नीचे आ गई। तो हम अब जब टाइम निकालेंगे तो पूरा ही तो निकल के आएगा, ए से बी से ए, यानी ए से बी तक जाना और बी से ए तक वापस आना। जब तुमने एक्सेलरेशन पूरे मोशन के लिए लिया, ए से बी से ए जाना आना दोनों, तुमने इनिशियल वेलोसिटी भी जाने आने पूरे मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट भी तुमने पूरे मोशन का लिया, तो टाइम भी तो पूरे मोशन का ही निकलेगा, यानी एक झटके में सब निकल आएगा। यानी कि फॉर्मूला लगा देते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो गया 0, u हो गया प्लस का 29.4 इंटू टी, क्योंकि निकालना है, प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू जो आएगा वो 6 सेकेंड आएगा, ठीक है, t का वैल्यू 6 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। वैसे जब आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो एक आएगा 0 सेकेंड और एक आएगा 6 सेकेंड। यहाँ भी बात है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब लोग पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ भी एक बात है। क्या बात है? ये बात है कि जिस समय बॉडी यहाँ से फेंकी गई उस समय t 0 था, और जिस समय बॉडी लौट के आई उस समय t इक्वल टू 6 सेकेंड हो चुके हैं। यानी एक ही लेवल पे बॉडी 2 बार थी, वो कैलकुलेशन करने में सामने आ गई, ठीक है। यानी जब तुमने फेंका तब बॉडी यहीं पे थी, तो 6 सेकेंड बाद बॉडी फिर वहीं आ गई, राइट। तो कभी भी अगर एक ही हाइट पर बॉडी 2 बार आएगी, जाते वक्त और आते वक्त, तो आपको ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर भी आपको टाइम के 2-2 मिलेंगे। कम वाला टाइम जाते समय का होगा, तो ज़्यादा वाला समय आते समय का होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? अभी आप 9th-10th वाले मेथड से लगे होते, तो अभी आप सॉल्व कर रहे होते, पहले यहाँ से यहाँ का निकालते, फिर लिख के लिखते, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, अगर शॉर्ट में भी करते तो, ठीक है। तो अगर उससे भी लंबे वाले में करते तो अभी भी जूझ रहे होते, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल कर लेते हैं ताकि आपको और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हमारी शीट में क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा आपको। ये बेसिकली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 3.4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.4, और ये शीट में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं ताकि आप लिख सकें उसको। लिखा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. A part, पहला पार्ट क्वेश्चन का, how high will the ball rise? ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, ये तो पुराने हथकंडों से किया जाएगा। और दूसरा है, how long will it be
बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है वो तो इजी है, पुराने तरीकों से हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको अब नए वाले मेथड से करके दिखाऊंगा कितनी आसानी से हो। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये आप अगर पुराने मेथड से करेंगे तो कितना लेंदी हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। जमीन से इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर ली गई है, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 25, ठीक है, ये तो है, ठीक। और जब ये ऊपर फेंकी गई है तो u का जो वैल्यू है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्लस में लिया जाएगा, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पहला सवाल है कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो मान लिया इतनी ऊंचाई तक जाएगा। पॉइंट ए ये हो गया और बी ये हो गया। अब ऑब्वियसली इतनी ऊंचाई पर जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो पहले हम इजीली कौन सा मोशन, ए टू बी वाला मोशन लेके सॉल्व करेंगे। फॉर ए टू बी, ठीक है। समझने वाले समझदार हैं कि ये मग है, मग मतलब मग्गा नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, यानी कि वही 4 में से एक फॉर्मूला लग जाएगा। पहले व्यवस्था कर लेते हैं क्या क्या है अपने पास है u जो कि +20 है, v जो कि अपने पास 0 है, a जो कि हमारे पास -g है जो कि -10 हो गया, ठीक है। और कितना ऊंचाई तक जाएगा, यानी ये s हमें निकालना है। ये तो सवाल है, क्या लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 20 प्लस का है, स्क्वायर होगा 2a की वैल्यू -10 और s निकालेंगे तो ये 400/20 हो जाएगा, राइट। यानी कुल मिला के 20 ही आना है। s की वैल्यू प्लस का 20 मीटर आ रहा है, यानी बॉडी 100% ऊपर की तरफ ही गई थी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो मॉड ऑफ s के बराबर आ जाएगी, जो कि 20 मीटर हो जाएगी। कहां से, यहां से a से b तक, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा मेन बताने का मन है वो है कि कितना समय लगेगा। ए पार्ट तो हो गया, मैं बी पार्ट की बात करता हूँ। कितना समय लगेगा नीचे से ऊपर तक जाने में, और फिर ऊपर से नीचे तक लौटने में, ठीक है। सी बात समझ रहे हैं, ओके। चलिए व्यवस्था बना देते हैं। तो क्योंकि देखिए ए से बी तक जाना और बी से सी तक वापस आना, एक्सेलरेशन चेंज हुआ क्या? जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ तो हम सिंगल स्ट्रोक में पूरा मोशन एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि हमें समय भी पूरा ही निकालना है, ओके। तो हम बात किसकी करने जा रहे हैं, फॉर ए टू बी देन टू सी। तो पूरा मग का केस है, मोशन अंडर ग्रेविटी केस है। u की वैल्यू प्लस का 20 है, स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी। a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरे मोशन में रहा। डिस्प्लेसमेंट -25 मीटर हो गया। यस, आपने यहां से बॉडी को फेंका था, बॉडी यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक वापस आ गई, कुल मिलाकर 0 हो गया। उसके बाद बॉडी और नीचे आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, नेगेटिव आ गया। नहीं बल्ले बड़ी बात हाँ, ये रेफरेंस लेवल हो गया ना आपका। आपने जहां से शुरू किया था, तो आपने जहां से फेंका वहां बॉडी फिर आ गई 0, और फिर उसके अपोजिट चली गई तो माइनस। नहीं बल्ले बड़ी बात, ये मेन था ट्विस्ट, ठीक है। बाकी टी तो निकाल लेंगे। जब आपने पूरे मोशन के लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी ले ली, पूरे मोशन का एक्सेलरेशन ले लिया, पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो
तो टाइम भी तो पूरे मोशन का ही आएगा। क्या लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है -25, u कितना है प्लस का 20, t निकालना है +1/2, a की वैल्यू माइनस। अब ये ना समझना कि सर टाइम निकालना होता है तो आप नोटिस कर रहे हैं बार बार यही इक्वेशन आ रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। v बराबर u प्लस ए टी भी यूज हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है वैल्यूज क्या क्या दी जाती है क्वेश्चन। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के आधार पे तो मुझे यही सही दिख रहा है। तो बाकी टी स्क्वायर सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आएगा टोटल 5 सेकेंड। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, जब आपने बॉडी को फेंका ए पे और जब ये सी पे आई तो कुल मिला के टाइम बीच में कितना लगा, सिर्फ 5 सेकेंड। तो अभी आप अपने पुराने मेथड से लगे होते तो अभी लगे ही होते आप। अभी पहले आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते, फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट को निकाल के नीचे वाली हाइट को जोड़ के फिर ऊपर से नीचे का टाइम निकालते, फिर दोनों को ऐड करते, तब आंसर आता। इतनी देर में कुछ लोग गलत भी कर देते। तो इस प्रकार से मोशन अंडर ग्रेविटी ये आपका संपन्न हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, यानी मोशन इन 2 डायमेंशंस।